वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की अपनी जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो चैप्टर है आपका, इसे चैप्टर 8 भी बोल देते हैं, चैप्टर 9 भी बोल देते हैं। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना। इस चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल में जो चोटें होती हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो हम अभी फटाफट इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं तो आप सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको चैप्टर अपना कवर होना चाहिए, पर आप सभी चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब मोस्टली बच्चे नहीं कर रहे हैं, मुझे पता चल जाता है। तो इट्स ओके, आपको चैप्टर फिर भी कवर करना है। मैं आपको यही सलाह दूंगी अगर आपको अपना पूरा एग्जाम अच्छे से देकर आना है तो देखिए, यहाँ पर जिसने नहीं भी किया है चैप्टर कवर, क्योंकि चैप्टर जब आप कवर करेंगे, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है बहुत अच्छे से बनाई हुई है कि आपको हर छोटी से छोटी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है इतना डीप में ना करवाऊँ, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने चैप्टर अपना कवर किया होगा और मतलब कि समझाने की तो पूरी कोशिश करूँगी हर क्वेश्चन को। तो देखो, हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो, आपको पता होगा 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से अपने आंसर अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको देखिए, शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक समझाने हैं यहाँ पर। तो देखो, शरीर क्रिया जो विज्ञान है आपका ये चैप्टर, इसमें जितने भी शरीर को निर्धारित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो शक्ति हो, लचक हो, गति हो, सहन शक्ति हो, ये सारे के सारे जो हैं, इनके निर्धारित जो कारक है वो आपको आने चाहिए। और ये कहाँ से मिलेंगे आपको? एक सेकंड। तो ये मिलेंगे आपको इस प्लेलिस्ट से। ये आपकी फिजिकल एजुकेशन की कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट है, आपको जाकर चेक करनी है। इसमें से जो चैप्टर आपको नहीं आता वो कर लेना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 8 ही नाम मैंने उसका रखा हुआ है कि कोई दिक्कत ना हो। इसके 3 पार्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इसमें बहुत अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ आपको ये एक पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैंने बाद में इंक्लूड किया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये पार्ट यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछ रही थी। तो इसे आप देख सकते हो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, जाकर देखो। भाई, आप सभी के लिए ही बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट कब से तैयार करके रखी हुई है, अब आपको ही करना है कवर। मैं आपके फोन में जाकर चलाकर आपको जबरदस्ती नहीं बिठा सकती हूँ। तो चलिए फटाफट हम अपने उस क्वेश्चन पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं। तो जो अभी हमने देखा था, शक्ति को निर्धारित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक है, उसमें सबसे पहला हमारा कारक है मांसपेशियों का आकार। हाँ, मांसपेशियों का आकार किस तरीके से होगा, यानी कि अगर हमारी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर जो है हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है अपना। ठीक है, यानी कि अगर मांसपेशियों का जो आकार है, अगर वह क्या होता है, अगर वह बड़ा होता है, विशाल होता है, यानी कि मांसपेशी का आकार बड़ा है हमारे शरीर में, ठीक है, तो शक्ति क्या होती है, अधिक उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आपको मानो किसी भी एथलीट वगैरह है, आपको उसे ट्रेन करना है और उसकी शक्ति क्या है, बढ़ानी है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसकी मांसपेशियों का जो आकार वगैरह है उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसका। ठीक है, तो अगर किसी की शरीर में जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि जो मांसपेशी का आकार है अगर वह अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो शक्ति है वो भी बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर। और दूसरी बात, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है बड़ी होती है, इसीलिए वो शक्तिशाली होते हैं। ठीक, और ये क्या है, इसे भार परीक्षण की सहायता से भी बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लो किसी के शरीर में जो मांसपेशियां उनका आकार बड़ा नहीं है, तो कैसे बढ़ाएंगे, परीक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। भार परीक्षण एक ऐसी विधि है, इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये कवर कर लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है शरीर का भार। अगर शरीर का भार, अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है, अगर मान लो अधिक भार वाले जो व्यक्ति है वो हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर आपने कुछ भी देखा है, मानो आपने जो कुश्ती वगैरह देखी है, तो कुश्ती वगैरह में क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, वही क्या होते हैं, वही पछाड़ देते हैं दूसरे व्यक्ति को जो उनके अपोजिट में पतला दुबला खड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है, और हम कहते भी है ये तो बड़ा मोटा है, ये तो बहुत शक्तिशाली होगा, तो ऐसा हम कहते भी हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शरीर का भार भी बहुत इंपॉर्टेंट है शक्ति का निर्धारण करने में। किसी भी व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण करने में अगर उसका शरीर का भार अधिक होता है तो वह क्या है, शक्तिशाली होता है। पर हम क्या कर सकते हैं, इसे भारोत्तोलन जो है उसके द्वारा इसकी मदद से भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला है मांसपेशीय संरचना भी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अपना रोल जो है प्ले करती है। मांसपेशीय संरचना, अगर मांसपेशीय संरचना है कि मांसपेशीय जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर, अगर मांसपेशीय जो है अगर वह उसके अंदर जो फास्ट
ट्विच फाइबर है, अगर वह क्या है अधिक होता है, फास्ट ट्विच फाइबर जो होता है हमारा स्पीड यानी कि गति को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो अगर यह ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति क्या होता है, शक्तिशाली होता है। आपको ध्यान रखना है, तो व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। अगर उसके अंदर किसी व्यक्ति की मांसपेशी में ये वाला होता है फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर होता है, यानी कि श्वेत रंग का जो फाइबर होता है वह होता है उसकी मांसपेशियों में, तो वो क्या संकुचन अधिक करता है। और ये जो स्लो ट्विच फाइबर होता है वो क्या मदद करता है, आपको आपके शरीर में जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको पता होगा शक्ति क्या होती है, सहन शक्ति क्या होती है। शक्ति हमारी स्ट्रेंथ होती है, पर जो सहन शक्ति होती है वो जब हम थक जाते हैं तो उस टाइम पर सहन करके आगे बढ़ने की शक्ति सहन शक्ति कहलाती है आपकी। ठीक है, अगर आप थक चुके हो और फिर भी आपको दौड़ना है तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस थकान को सहन करके दौड़ पाओ। ठीक है, उसे सहन शक्ति कहते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर आपका क्या करता है, उस सहन शक्ति को बढ़ाता है, पर फास्ट ट्विच फाइबर क्या करता है, आपका गति को बढ़ाता है। तो गति को जो बढ़ाएगा उसी की मदद से क्या होगा, शक्ति बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना। आई थिंक मैंने थोड़ा और भी इजी बनाने की कोशिश की है। तो भाई अब सोच क्या रहे हो, लाइक कर दो वीडियो को, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। और कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि आपकी कमेंट जो छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि आप अपनी कमेंट करने के लिए बस 1 मिनट निकालेंगे और मैं आपकी कमेंट पढ़ने के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट करनी चाहिए। अब देखो अगला, देखो इसका जो है अगला जो इसका निर्धारित तत्व है तांत्रिक आवेग की प्रबलता। अब तांत्रिक आवेग की प्रबलता क्या होती है, तांत्रिक तंत्र तो आपने सुना ही होगा, नर्वस सिस्टम, तो यानी कि जिससे हमारे पास सूचनाएं पहुंचती हैं हमारे दिमाग के पास कि ये जो चीज़ है ये करनी चाहिए हमें। मान लो जैसे हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपके सामने आग जली हुई है और आपके हाथ गलती से उसके पास रखा जा रहा है, मान लो आपकी आइज़ भी क्लोज है तो आपका हाथ बिना देखे हाथ को पीछे कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो ये जो है तांत्रिक आवेग की प्रबलता भी जो होती है, यानी कि केंद्रीय स्नायु संस्थान CNS जो है, अगर वह अधिक होता है तो इसकी वजह से तीव्र तांत्रिक आवेग भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होगा, जो मांसपेशी में जो बल है वो अधिक जो है उत्पन्न होगा, संकुचित होगा और उसकी वजह से जो है बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक और यहाँ पर है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा, देख लो। सहन क्षमता की प्रभावित, जो सहन क्षमता होती है उसको प्रभावित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं वो बताने हैं हमें। तो सहन क्षमता को प्रभावित, जैसे मैंने कहा था, शक्ति को प्रभावित करने वाले या फिर निर्धारित लिखा सकता है प्रभावित की जगह, या फिर लचक को या फिर गति को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर निर्धारित करने वाले कारक। दोनों क्वेश्चन एक ही, ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने नहीं करवाया। ठीक है, तो सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक होते हैं और एनारोबिक होते हैं। ठीक है, आपने बचपन से सुना होगा एरोबिक जो होता है, ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं अपनी, वो एरोबिक होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एनारोबिक क्या होता है, जिसमें ना ही आ गया, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो एरोबिक क्षमता में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसे हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यही होगी, इसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ली जाती है और फिर उसे क्या किया जाता है, और जितनी अधिक जो फेफड़े हैं ऑक्सीजन लेते हैं उसके द्वारा VO2 मैक्स जो है वो उत्पन्न होता है, उतना ही अधिक। ठीक है, VO2 मैक्स क्या होता है हम अभी एनारोबिक में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो एरोबिक क्षमता जो होती है उसका निर्धारण करने में जो ऑक्सीजन परिवहन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन परिवहन कहा जा सकता है, फिर ऑक्सीजन संचार कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है उसे क्या किया जाता है, अवशोषित करके। ठीक है, रक्त में अवशोषित करके जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर पहुँचाई जाती है, मांसपेशियों के पास पहुँचाई जाती है। तो यानी कि फेफड़ों के द्वारा जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है उसे अवशोषित करके, अलग करके उसमें मिलाकर उसे क्या किया जाता है, मांसपेशियों के पास पहुँचाया जाता है, उसको ऑक्सीजन का परिवहन कहा जाता है। ठीक, जो खिलाड़ी होते हैं एरोबिक क्षमता उनके पास अगर ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन जो है उनके पास ज़्यादा पहुंचती है। ठीक है, अब देखो अगला है ऑक्सीजन अंतःग्रहण। इसका मतलब क्या है, अंतःग्रहण कह लो या फिर ऑक्सीजन का उपभोग कह लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या किया जाता है, उतनी ही मात्रा, जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मात्रा का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है।
ठीक है। तो मांसपेशियों के द्वारा जो रक्त होता है उसे अवशोषित करके जो ऑक्सीजन मिलती है मांसपेशियों को, उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, उपभोग किया जाता है। अब देखो ऊर्जा भंडार। ऊर्जा भंडार में क्या होता है, जो आपका एटीपी और आपका जो सीपी होता है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं कार्य करने के लिए। उसको ही क्या कहा जाता है, मांसपेशियों में जब एटीपी और सीपी उपस्थित होते हैं कार्य करने के लिए, तो उसको ही ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। ठीक। अब ये जो है एटीपी और सीपी, ये किस टाइप से हमारे शरीर के अंदर होंगे। आप जब मतलब मीठा वगैरह खाते हैं, शुगर हो गई और ग्लाइकोजन हो गया, जब आप इनका इंटेक करते हैं तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इनके द्वारा ही ये जो एटीपी ऊर्जा और सीपी ऊर्जा, ये दोनों की दोनों हमें मिलती हैं। किसके द्वारा, ग्लाइकोजन और शुगर के द्वारा। ठीक है। अगर मांसपेशियों में ग्लाइकोजन जो है अगर वह बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वो क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है, यानी कि अगर ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में होता है तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, और ग्लाइकोजन अगर अपना जो लेवल है उससे नीचे आ जाता है तो हमारे अंदर जो शक्ति की जो भावना, अगर कह सकते हैं थकान जो है, हमें वो थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर यही एक्सप्लेन करना, और अच्छे से समझना है तो मैंने कहा है वीडियो देखो, वीडियो जो चैप्टर की बनाई हुई है उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है आपका ये एनारोबिक क्षमता। एनारोबिक क्षमता में वही एटीपी और सीपी का जो शरीर में भंडारण है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल सा होना चाहिए। ठीक है। उसका प्रतिशत मांसपेशियों के पास सही तरीके से पहुंचेगा तो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। फिर देखो बफर जो क्षमता मांसपेशियों में अम्ल संचय को प्रभावहीन बनाना। ठीक है। जो बफर क्षमता होती है वो भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ लैक्टिक अम्ल की जो सहनशीलता होती है, लैक्टिक अम्ल, देखो आपने देखा होगा कभी कभार आप कभी रेस वगैरह करते हो, दौड़ते हो, तो आपके पैर में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जहाँ पर हमें पेन हुआ है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगर हम उसे सहन कर लेते हैं, किस वजह से, एनारोबिक, क्योंकि एनारोबिक में आपने देखा ऑक्सीजन नहीं होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। आगे देखो VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है, यह ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है जिसके द्वारा जो सक्रिय मांसपेशी होती है व्यायाम के द्वारा ये यूज होती हैं। जब सक्रिय मांसपेशी व्यायाम करने के दौरान जब हम इसे यूज करते हैं, 1 मिनट के दौरान जब हम इस सक्रिय मांसपेशी को यूज करते हैं तो VO2 मैक्स कहलाता है। ठीक है। तो सक्रिय जो मांसपेशी यूज हो रही है उनमें ऑक्सीजन भी तो पहुंच रही होगी ना, तो वो उस ऑक्सीजन को जब हम यूज करते हैं सक्रिय मांसपेशी के दौरान, कब, व्यायाम करते टाइम, तो उसे ही VO2 मैक्स कहा जाता है। तो इसके थ्रू ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हमें बताने हैं यहाँ पर। तो लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये कब आती है आपके अंदर, खुद ही सोच के देख लेना। ठीक है। तो अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। पहला देखो, मांसपेशीय शक्ति। जब मांसपेशीय जो शक्ति होती है अगर वह न्यूनतम स्तर की हो, मतलब कि हमारी बॉडी में मांसपेशीय शक्ति न्यूनतम होनी ही चाहिए, कम से कम मांसपेशीय शक्ति हमारी बॉडी के अंदर होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमारे क्या है, हम जो लचक है वो हो ही नहीं सकती हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जोड़ों की जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है जॉइंट्स का, अगर वह ठीक नहीं है तो लचक जो होगी कम होगी हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि मानव शरीर में कई प्रकार के जोड़ होते हैं, आपको पता होगा, और आपको ये भी पता होगा जो हमारे कंधे होते हैं, जो हमारे शोल्डर होते हैं, वहाँ पर बॉल और सॉकेट जो जोड़ हैं वो पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कंधों में आपके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो जोड़ होते हैं, कौन से होते हैं, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो है बॉल और सॉकेट। और वो जो है आपके, अगर उनका कंपैरिजन अगर आप अपने घुटनों के जोड़ों से करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बॉल और सॉकेट है उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गति है। तो इसका मतलब क्या, जो जोड़ों का आकार होता है वो भी डिपेंड करता है लचक बढ़ाने में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने बता रखा है आंतरिक वातावरण, यानी कि
जो एक खिलाड़ी है उसका जो आंतरिक वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उसका लचक बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में। यानी कि अगर किसी खिलाड़ी का जो आंतरिक वातावरण है, इसका मतलब क्या है, आंतरिक वातावरण का मतलब है यहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी मान लो 10 मिनट तक वह गर्म पानी में रोज क्या करता है, अपने शरीर को क्या करता है, सेकता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो शरीर का तापमान होगा वो भी बढ़ेगा और जो लचक होगी उसमें भी वृद्धि होगी। तो अगर इस तरीके के परीक्षण वगैरह लेता है वह, ठीक है, इसके साथ साथ परीक्षण वगैरह लेता है, लचक बढ़ाने के लिए व्यायाम करता है और इस तरीके की चीजें करता है, तो इससे भी क्या लचक बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं वही डिपेंड करते हैं लचक बढ़ाने में, इसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह भी आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, आगे देखो चोट। अगर मानो आपके हाथ की जो कलाई है उसमें चोट आ जाती है, जब आप कभी कभार बचपन में क्रिकेट वगैरह खेला हो, बॉल फेंकी और बॉल लग गई हो आपके हाथ में और कलाई में चोट आ गई हो, तो आप देखेंगे आपके हाथ जो है काम करना बंद कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, लचक जो आपके हाथ की खत्म हो गई है। तो जो हमारे संयोजक ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं हमारे, और मांसपेशियों में अगर चोट लग जाती है तो उनकी वजह से भी क्या होता है, सूजन आ जाती है और उस एरिया में क्या होता है, कम लचक उत्पन्न होती है। तो ये भी एक कारक है जो हमारे क्या करता है, लचक को निर्धारित करता है कि वह ज्यादा होगी या कम होगी उस एरिया में। ठीक है, उस पार्ट में ज्यादा होगी, बॉडी के पार्ट में ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, अब देखो अगला है आपका आयु और लिंग। यानी कि अगर आपकी आयु, अगर अभी देखें आपकी आयु कम है, ठीक है, आप टीनेजर हो, अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, 60 से ऊपर वाले किसी व्यक्ति को देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि उसके शरीर में जो लचक है बहुत ही कम है और आपके शरीर में लचक ज़्यादा है। और ऐसा भी हो सकता है आप बहुत लेजी रहते हैं तो आपके शरीर में लचक कम रहे, और बूढ़े व्यक्ति जो है वो क्या करता है, व्यायाम वगैरह करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है और उसके शरीर में लचक ज़्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वैसे डिपेंड करता है आयु पर। यानी कि अगर मानो आप जिस एज में हो और एक 60 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है, अगर आप दोनों एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके अंदर क्या होगी, लचक की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, पर आयु जो है वो डिपेंड करती है लचक बढ़ाने में, पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लचक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है इसके अंदर। इसके साथ साथ जो लिंग होता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनकी अपेक्षा अगर महिलाओं को देखा जाए तो फीमेल में लचक जो होती है अधिक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है, आप खुद भी ये देख सकते हैं। अब देखो अगला है सक्रिय और गतिहीन जीवन शैली। अगर आप जो है बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं करते, लेजी रहते हैं, व्यायाम वगैरह नहीं करते, तो लचक जो होगी आपकी बॉडी में कम होगी, और जो व्यक्ति क्या करते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसमें जो लचक है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वंशानुक्रम, यानी कि जो हेरिडिटी है वो भी डिपेंड करती है कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बना होता है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है बॉडी का स्ट्रक्चर, तो वो भी डिपेंड करता है। यानी कि मानो जो जोड़ है, हमारे जोड़ों की संरचना जो है, अगर वह लंबी है, चौड़ी है, उस हिसाब से भी जो है डिपेंड करता है कि जो जोड़ है उनमें खिंचाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लचक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, इनसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर बड़े वाले क्वेश्चन कहे तो पक्का इनमें से आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन से हैं? तो फटाफट देख लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला विस्फोटक शक्ति। आपको पता होगा विस्फोटक शक्ति क्या होती है, अचानक लगी हुई शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो जब विस्फोटक शक्ति जो होती है, यानी कि प्रत्येक तीव्र यानी कि तेज, और विस्फोटक शक्ति जो होती है अगर वह, यानी कि विस्फोटक शक्ति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है गति को बढ़ाने के लिए। अगर देखा जाए किसी मुक्केबाज में विस्फोटक शक्ति की कमी होती है तो वह मुक्केबाजी में क्या करता है, पंच नहीं मार पाता है, यानी कि एकदम से शक्ति का यूज नहीं कर पाता है, बहुत तेज गति से शक्ति का यूज नहीं कर पाता है। तो गति बढ़ाने में विस्फोटक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर देखो मांसपेशिया गठन, यानी कि जो मांसपेशियां हैं वो किस तरीके से उनका डिजाइन है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है। अगर मांसपेशियों में फास्ट ट्विच जो रेशे हैं अगर वह ज्यादा होते हैं तो गति क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमने शक्ति में देखा था, अगर फास्ट ट्विच जो रेशे अगर वह ज्यादा होती थी शक्ति वाले उस वाले क्वेश्चन में, तो शक्ति अधिक होती थी। इस तरीके से गति भी अधिक होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्ट ट्विच जो रेशे होते हैं गति को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं, और
जो आपका जो स्लो ट्विच जो रेशियो होते हैं वो सहन शक्ति को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। और इसे परीक्षण के द्वारा सुधारा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही है और इसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता, यानी कि मांसपेशियों में अगर लोच है, लोच का मतलब लचीली है अगर हमारे शरीर की मांसपेशियां, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे शरीर में जो गति होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर आरामदायक रहेंगी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, तो हमारे शरीर की जो अगर कहा जाए गति है वो कम रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मांसपेशियां जल्दी और तीव्र किस तरीके से काम करेंगी, जब हमारे शरीर की मांसपेशियां लचीली होंगी, लोचदार होंगी, तो हमारी मांसपेशियां जल्दी काम करेंगी। ठीक है, लचक के साथ काम करेंगी, तो इसकी वजह से गति में क्या होगी, गति में वृद्धि होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कारक दे रखा है अपना स्नायु संस्थान की गतिशीलता। स्नायु संस्थान की गतिशीलता में आपका आ जाएगा कि जो आपका जो सेंसरी मोटर होता है, या फिर मोटर और सेंसरी मोटर जो होते हैं, अगर वह सही तौर पर हमारे शरीर में होते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो गति होती है वो अधिक होती है और परीक्षण के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसी के साथ आप जैव रासायनिक जो भंडार होता है उसके द्वारा भी, जैसे कि मैंने कहा था एटीपी और सीपी, जो आपको ग्लाइकोजन और शुगर में मिलते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर वह क्या है, उचित मात्रा में है, एटीपी और सीपी अगर उचित मात्रा में है और ऊर्जा की आपूर्ति भी क्या कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो गति होगी उसमें वृद्धि होगी। अगर वह और अच्छे से काम करेंगे तो जो गति है वो और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीबीएसई पूछती है। कार्डियो जो शवशासन संस्थान है उस पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ा है। कार्डियो शवशासन संस्थान में आपको बता दूं, हृदय वाले को ही कहा जाता है, यानी कि हृदय जो होता है आपका, उस पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बढ़ना लिखा हुआ है, इसे कट करके आप इसे घटना लिख देना। जो हमारा जो हृदय होता है, अगर हम डेली क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हृदय की गति होती है, हार्ट बीट जो होती है वो घटती है। अब आप सोचेंगे हार्ट बीट घट रही है तो बहुत गलत है, तो ये गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना यही है, और यहाँ तक कि जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो तो वर्कआउट्स वगैरह करते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, ठीक है, गेम्स खेलते रहते हैं, तो उनकी जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला जो है आपका स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। जो स्ट्रोक आयतन होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक आयतन व्यायाम की तीव्रता और अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही क्या होता है, जो हमारी यानी कि व्यायाम की तीव्रता, जैसे ही व्यायाम हम तेज गति से करते हैं और जैसे ही हम अपनी जो अवधि है, जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का टाइम बढ़ा देते हैं, वैसे ही क्या होता है, धड़कन जो होती है हृदय की, उसमें जो बायनिल्य होता है, आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी ऐसी बनी रहती हैं, तो जो बायनिल्य होता है वहाँ से निकलने वाला जो रक्त निकलने के लिए दो तरीके की होते हैं। बायनिल्य जो होता है, वहाँ से जो हमारा रक्त निकलता है उसकी मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो स्ट्रोक आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति का स्ट्रोक आयतन देखें तो वो होता है 50 से 70 के मिलीमीटर के आसपास, और अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका 110 या फिर 150 तक होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ा हुआ स्ट्रोक आयतन अच्छा होता है। रक्त का आयतन भी जो होता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ये भी आपका क्या है, अच्छा है। ठीक, इसके साथ साथ जो है आप हृदय से संबंधित जितने भी आपके तत्कालिक प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं। तत्कालिक के जो अभी अभी हमने देखे वो सारे तत्कालिक है आपके, और दीर्घकालिक यानी कि लंबे टाइम तक अगर आप व्यायाम करते हैं तो उसका प्रभाव हृदय पे क्या पड़ता है, अभी मैं बताने वाली हूँ, नोट करते चलो। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि जो मांसपेशियों का जो आकार होता है और जो शक्ति होती है दोनों बढ़ती है इसमें। ठीक है, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होता है, मांसपेशियों की जो शक्ति और जो आकार होता है वो बढ़ता है, और जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है, इसका हृदय रोगों में कमी होती है, जैसे कि अगर जो हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो किसी प्रकार का हृदय में कोई भी रोग है, कोई रुकावट है, तो वो उससे बचाव करने के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो हृदय की जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि होती है। अगर हम डेली जो व्यायाम करते हैं तो इसकी वजह से जो है हमारा हृदय बहुत अच्छी तरीके से, उसकी जो गति होती है वो तो कम हो जाती है, और क्या होता है, कार्यकुशलता बढ़ जाती है हृदय की, तो ये जो बहुत अच्छा रहता है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा जो
कहीं नियमित जो रक्तचाप है वो रहता है, यानी कि हमारा जो बीपी होता है ना तो ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, नियमित रहता है। ठीक है, अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो वो नॉर्मल हो जाता है अगर वह डेली व्यायाम करता है, और किसी का बीपी लो रहता है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है अगर वह डेली व्यायाम करता है। पुनः शक्ति प्राप्ति की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, यानी कि आपने अभी वर्कआउट किए है या फिर एक्सरसाइज की है और उसको अगर आप स्टार्टिंग वाले डे देखेंगे तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, और आप देखेंगे वो हार्ट बीट कब तक तेज रहती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। आप ऐसे एक हफ्ते के बाद चेक करेंगे ऐसी हार्ट बीट अपनी कि कितनी देर में नॉर्मल होती है आपकी हार्ट बीट, वो कम टाइम में होगी। ठीक है, तो ये जो होगा ये कम टाइम जो होता है ना कि हम पुनः शक्ति प्राप्ति नॉर्मल दोबारा से कब होते हैं, हार्ट बीट नॉर्मल दोबारा से कब होती है, तो वही चीज़ होती है। यानी कि कोई खिलाड़ी अगर मानो लंबी दौड़ पे जा रहा है और उसकी जो उसे बहुत लंबा दौड़ना तो हार्ट बीट तो तेज होगी उसकी, तो नॉर्मल करने में जो उसकी डेली व्यायाम कर रहा था तो उसकी वजह से उसकी पुनः शक्ति प्राप्ति की जो दर है वो बढ़ जाएगी, जिससे उसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव आ जाएंगे। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि व्यायाम के हृदय पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो बताइए, तो उसमें आप मिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांसपेशीय संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर है, फटाफट देख लेते हैं। मांसपेशीय अतिवृद्धि, जो मांसपेशी होती है अगर हम लगातार व्यायाम करते हैं तो वो उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखो, कोशिका जो नलिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है, यानी कि नई कोशिकाएं जो होती हैं, नए जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में वो बनते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। और उसके साथ साथ इसकी वजह से जो मांसपेशियां होती हैं उनका रंग क्या रहता है, गहरा लाल रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे देखो, अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण, हमारी बॉडी में अगर हम डेली व्यायाम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके ऊपर जो अतिरिक्त वसा लग जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा जो फैट लग जाता है, जिसकी वजह से हम जो है थोड़े से मोटे लगते हैं। तो अगर हम डेली व्यायाम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, अतिरिक्त वसा जो है, जो कैलोरीज होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है इसका, और इसकी वजह से मांसपेशियां अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अगर मांसपेशी के ऊपर भार रखा हुआ है, वसा रखी हुई है, तो वो कैसे काम करेगी, आप समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, आगे देखो, थकान में देरी, यानी कि आप पहले कोई काम करते टाइम थक जाते थे, पर आपने लगातार 1-2 महीने क्या किया है, व्यायाम किया है, तो अब आपकी बॉडी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी कुछ भी काम करने के लिए, तो थकान में देरी होनी शुरू हो जाती है, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये मांसपेशीय संस्थान पर व्यायाम के जो प्रभाव पड़ते हैं हमने देख लिए हैं। इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है 8 वाला शरीर क्रियात्मक शरीर क्रिया विज्ञान यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब खेल चोटों को लेकर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आपके आपके व्यूज़ और आपकी कमेंट्स, आपके जो आप रिस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो पार्ट 2 होगा बहुत जल्द बनेगा। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कब तक चाहिए आपको पार्ट 2। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।